नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुओं और हिंदुओं के बच्चे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। दो अलग अलग वारदातों में पहचान पूछकर हिंदुओं पर किए गए हमले में 4 साल के विहान को मौत के घाट उतार दिया गया। 4 साल की ही साहनवी, 14 साल का कनाया शर्मा, 15 साल की वंशु शर्मा, 3 बच्चे जख्मी हैं। कल साल के पहले दिन राजौरी में 4 आतंकियों ने आधार कार्ड देखकर हिंदुओं को पहले अलग किया और अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। हिंदुओं पर लगातार टारगेट किलिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। घाटी में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और घाटी के महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता इसे हिंदू मुसलमान से दूर रखने की बात कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि इन हत्याओं में मजहबी एंगल तलाश करके हिंदूवादी पार्टियों को फायदा होता है। आज हमारा सवाल है कि आधार कार्ड देखकर हत्याएं करने वाले आतंकियों का कौन सा एंगल है? हत्याओं में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? क्या टारगेट किलिंग एक सच्चाई नहीं है जिसमें हमारे फिर से एक बार 5 लोग, जिसमें एक छोटा 5 साल का बच्चा भी है, इस तरह से वो मारा गया। और इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारा ही नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। जब भी कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो हमारा बाशिंदा है, तो इसमें क्या करें, अफसोस के बगैर और क्या कर सकते हैं। हमको तो पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं, इधर भी बंदूक इधर भी बंदूक, बीच में लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इससे पहले राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए और आज डोंगरी में ये वाकया हो गया। ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात। सेक्युलर मुल्क बना, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अब ये और बात है कि उसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है। और इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, जहाँ यहाँ तो मुसलमान तो रोज ही मरते हैं, पर जहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, उसका फायदा एक खुसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में उनके ये बहुत ही काम आते हैं। कश्मीर में हुई हत्याओं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में नफरत जिस तरह से फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बेगुनाह है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन से मवाद है, कौन नफरत फैला रहा है? इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया। 370 को खत्म किया। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इसमें चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, वकार भट्टी, कश्मीरी एक्टिविस्ट, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और भी बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शहजाद, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं, चूंकि ये अब कोई पहला मामला नहीं है। लगातार टारगेट किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आधार कार्ड देखकर, बाकायदा घर में घुसकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं आतंकी। ये घटनाएं कब रुकेंगी? टारगेट किलिंग कब खत्म होंगी? देख, जिस प्रकार से कायर जिहादी जो भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो निहत्थे और जो निर्दोष हिंदू है उनको सिलेक्टिवली टारगेट करने का जो काम किया जा रहा है, पहले तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। परंतु देखिए, आज एक कुछ कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए प्राची जी। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि टारगेट किलिंग की जा रही है। ये 7वां जेनोसाइड है कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर में, कश्मीर घाटी में। जिस कश्मीर की पहचान ऋषि कश्यप, सुश्रुत चरक से होती थी, अध्यात्म और जो सनातन संस्कृति और धर्म का केंद्र था, आज उसका डेमोग्राफिक जिहाद इस प्रकार से हुआ है। सुल्तान सिकंदर से
लेकर आज 1980 to 90 का जो जिहाद किया गया, जिसमें कि कश्मीरी पंडितों को नरसंहार करके वहां से निकाला गया, और वो ऑनगोइंग जेनोसाइड चल रहा है, आज भी वो ऑनगोइंग जेनोसाइड चल रहा है। परंतु जो लोग कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, जब आधार कार्ड देखकर मारा जाता है, जब चुन चुन कर रलीफ सलीफ गलीफ के नारे लगाकर आपको बाहर किया जाता है, जब कश्मीर घाटी में चुन चुनकर राम मंदिर के पास, क्योंकि ये लोग थे, तो अंधाधुंध फायरिंग करी जाती है और मारा जाता है, तब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, 2-3 कठिन सवाल है, हो सकता है तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए आज जब ये पूरी घटनाक्रम हुई, फारूक अब्दुल्ला का पहला वक्तव्य क्या आता है? वो दोष डालते हैं किसी और पर और जायजीकरण करते हैं, आतंकवाद का जायजीकरण करते हैं, एक भी शब्द पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर नहीं उठाते। दूसरी बात, आज ये क्यों हो रहा है? 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब से पीपीपी की राजनीति, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद की राजनीति पर एक चोट हुई, अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति पर चोट हुई। अलगाववाद आप देखो तो यासीन मलिक से लेकर बाकी लोग आज कन्विक्टेड है, हुर्रियत का नामो निशान मिट गया है, जमात के ऊपर प्रतिबंध लगा है, किस प्रकार से पत्थरबाजी 100% कम हुई है, आतंकवाद में 168% की गिरावट हुई है। तो आज जब राष्ट्रवाद की राजनीति हो रही है, डेमोक्रेटाइजेशन, 3 परिवार में डेमोक्रेसी सिमट गई थी, आज 30,000 जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। 15,000 करोड़ आया था, आज 56,000 करोड़ 19 के बाद आया है। जम्मू कश्मीर में निवेश हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है, तो दो लोग ही परेशान हैं। आप दोनों नेताओं पर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि टारगेट किलिंग को आप लोग कब रोक पाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि टेररिज्म खत्म कर देंगे, 370 खत्म होगी तो ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन टारगेट किलिंग खत्म नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं लोगों के मन में कितनी दहशत है? देखिए, जो 700-800 वर्ष का एक पुराना एक मानसिकता और इतिहास की प्रवृत्ति रही हो, उसको 7 वर्ष में या 3 वर्ष में बदलना आसान काम नहीं है। प्राची जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु मैं आपको एक ही उसका उदाहरण देता हूं। अभी मेरे पास भी कुछ लोग बैठे हैं, यहां पर पीडीपी के नेता है, उनसे एक बार पूछे कि यासीन मलिक को क्या वो आतंकी मानते हैं? यासीन मलिक जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, क्या वो खुलकर कहेंगे कि यासीन मलिक आतंकवादी है? अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं, बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते। ये मानसिकता का विषय है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, आपने उसको बनाया, तो शहजाद जी सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे कि आप बिल्कुल बात सही है। कब खत्म? तो प्राची जी मैं आपको वही बता रहा हूं कि पहले आईसिस के झंडे लहराते थे, आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। पहले ये 30 वर्षों तक वहां पर फिल्म और सिनेमा नहीं चलता था, आज वहां पर फिल्म और सिनेमा भी शुरू हुआ है, वहां पर विकास की गंगा भी बह रही है, वहां पर तिरंगा भी लहरा रहा है, वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए व्यवस्थाएं भी की जा रही है, यासीन मलिक जैसे अलगाववादियों को जेल में भी डाला जा रहा है। ये सारे बदलाव हो रहे, इसी से तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इकोसिस्टम को जो बचाव और संरक्षण देते, वो पूरा इकोसिस्टम जो है परेशान है। इसीलिए मेरा आज मूल सवाल है कि मानसिकता कब बदलेगी? ये मानसिकता का भी विषय है। पीडीपी से पूछ लीजिए कि क्या वो आज मानते हैं यासीन मलिक आतंकवादी है? किसकी है? पीडीपी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाइएगा, लेकिन मुझे बताइए जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं आपको बताता हूं प्राची जी, एक ही चीज बताता हूं। आप हमेशा ये बात निकलती है कश्मीरी पंडितों के रीसेटलमेंट की भी बात हो। क्या कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी है कि उनको रीसेटल किया जाए? रलीफ सलीफ गलीफ के नारे कहां से निकले थे? वो मस्जिदों से निकले थे। वहां की सिविल सोसाइटी ने क्या किया? जब नरसंहार हुआ था 80 के 90 के दशक में 7 लाख कश्मीरियों को मारा गया था। आज मैं बोलता हूं कि शुरुआत तो कीजिए एक्नॉलेजमेंट और रिपेंटेंस से। आज रिपेंट करते हैं इस्लामिक जिहाद के लिए, जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये इस्लामिक जिहाद तक इसको नहीं कहते, और यही तो सोच है। ये विकृत सोच बदलने की प्रक्रिया शुरू है, ये बदल रही है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रघुपति राघव राजा राम में भी हिंदुत्व का एजेंडा नजर आता है। ऐसे लोगों की मानसिकता को भी पर्दाफाश करना जरूरी है। सवाल यही बरकरार है कि टारगेट किलिंग कब तक रुक जाएगी? बाकी मेहमान भी हैं, ललित अंबरदार कश्मीरी पंडित, गगन भगत प्रवक्ता एनएससी, और शौकत अली चौधरी हमारे साथ पीडीपी के नेता जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं गगन जी आपसे सवाल करना चाह रही हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कश्मीर में हो रहा है उसमें हिंदू मुसलमान करना गलत है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि देश में नफरत फैल रही है जिसका असर कश्मीर में पड़ रहा है और आतंकवादी ऐसी नापाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? प्राची जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं उन परिवार के प्रति जिन्होंने अपने खोए हैं, और ये प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए जल्द स्वस्थ हो जाएं। आज मैं भाजपा की प्रवक्ता को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत की जनता ने आपको बहुमत दिया है, एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं आप कहते हैं, तो करिए। हमारे हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तानी मारा जा रहा है, आतंकवादी घुस के मार रहे हैं, तो कब एक्शन लेंगे आप लोग? बात जब भारत की आएगी, भारतीयों की आएगी ना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष की पार्टी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सत्ता के साथ खड़ी है,
भाजपा के साथ खड़ी है, आप एक्शन तो लीजिए। डरने वाली कौन सी बात है? क्यों डर रहे हैं आप? इतने मजबूत सरकार बैठी हुई है, मजबूत प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, 56 का छाती है उसकी, आप करिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? और देखिए आज यहां बहुत ड्रामा हो गया। भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं इनको, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। यहां के गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोलते हैं ऑल इज वेल, सब शांति है। और भाई साहब जाके डेटा उठा के देखिए, पिछले 5 साल में जो आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट है वो लगातार गिर रही है। यहां पर आप देखिए, आज कश्मीरी पंडित, आज जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई हैं वो आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। गगन जी, इस घटना के बारे में आपको पता है क्या? गगन जी, आपको पता है कि क्या हुआ है राजौरी में? आधार कार्ड देखा गया है, ये सुनिश्चित किया गया है कि उनका धर्म क्या है, और उसके बाद फिर फायरिंग की गई है। इसमें भी आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एंगल है, ऐसा हुआ है जनाब, और इसीलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। प्राची जी, जब कोई मरता है, टेररिज्म जो है ना, सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। मरने वाला हिंदू चाहे मुसलमान हो, भारतीय तो है ना वो। हम भारतीयों के मरने की चिंता कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, रात को जब वो मारे जाते हैं, जब आतंकवादी आधार कार्ड लेते हैं तो फिर 100 मीटर नीचे आते हैं, फिर 2 को मारते हैं, फिर 250 मीटर नीचे आते हैं, फिर 1 को मारते हैं, और उसी टाइम रात को आर्मी तो आधार कार्ड देखने की जरूरत क्या पड़ गई? आतंकवादी थे ना, अगर उन्हें निशाना बनाना था, उन्हें दहशत फैलानी थी तो ऐसे ही फैला सकते थे, फायरिंग कर सकते थे। लेकिन आधार कार्ड देखा ना, उसमें आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। बात तो खत्म करने दीजिए, मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जाते हैं रात को, वहां पर सर्च करते हैं, उनको आईडी नहीं मिलता है, उनको आईडी नहीं मिलता है। आईडी अगले दिन सुबह जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो आईडी से मारे जाते हैं। इस चीज की, इस घटना की पूरी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से होनी चाहिए। सवाल ठीक है गगन जी, लेकिन आप अगर इसे ऐसे कह देंगे कि देश में नफरत फैल रही है और उसका नतीजा कश्मीर में देखने को मिल रहा है, तो फिर ये लगेगा सर, फिर ये लगेगा कि आप उन लोगों को और ज्यादा हिम्मत दे रहे हैं जो लोग इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो इस देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। खैर, शौकत अली चौधरी जी, यही बात महबूबा मुफ्ती जी भी करती हुई नजर आ रही थी कि हिंदू मुस्लिम करना गलत है। आधार कार्ड तो देखे गए ना शौकत अली जी? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, पुलिस की हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, उसमें ऐसी कोई बात जो वो सामने नहीं आई है। और फौरा मूवमेंट अगर हम ये मान भी लें ऐसा हुआ है, तो इसको हमें ये वाला रंग नहीं देना चाहिए कि ये हिंदू या मुसलमान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 32-33 सालों से यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो मुस्लिम भी जो है वो जान गंवा बैठे हैं। तो हम इसीलिए ये कहते हैं कि बीजेपी इन चीजों को बंद करे कि सिर्फ हिंदू मारे जा रहे हैं या हिंदुओं के साथ ज्यादती है। जम्मू कश्मीर में मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के सिटीजन्स के साथ ज्यादती है, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है। और मैं ये बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप सवाल किससे कर रहे हैं? आज हमारा बनता है आपसे सवाल करना। आप पिछले 3 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं और आपके होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर कि हमें 6 महीने दे दीजिए, हम जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा करेंगे। मैं कश्मीर वैली की बात तो मान लूं, लेकिन जम्मू रीजन जो पीसफुल रीजन है और खास करके राजौरी जिला में, ये आज मुझे लगता है कि कोई 15 साल हो चुके हैं, इस तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। और आज से तकरीबन कुछ दिन पहले इसी एरिया में शौकत अली जी, आप सवाल करिए और आज सवाल किए जाने चाहिए। शहजाद पूनावाला जी यहाँ बैठे, उन तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। लेकिन आप जब ये कह देते हैं ना कि हत्याएं तो मुस्लिमों की भी हो रही हैं, हत्याएं तो इसकी भी हो रही हैं, उसकी भी हो रही हैं, अरे इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। जो भी मर रहा है, जो भी निशाने पर आ रहा है, वो एक हिंदुस्तानी है। लेकिन आप जब टारगेट करेंगे, आप जब टारगेट करके नाम पूछ के उनकी जानकारी हासिल करके मारेंगे, तो सवाल पूछे जाएंगे और आपसे भी पूछे जाएंगे कि आप इसे ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये तो देखिए हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं। सच्चाई से थोड़ी ना मुंह मोड़ लेंगे आप। नहीं, हम तो ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे टाउन में अगर आप यहाँ की सिचुएशन देखेंगे तो हम सब लोग जो है वो दहशत में हैं। तो हम सब लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हम सबको इकट्ठे होकर जी, जो मारने वाले हैं वो कौन लोग हैं बताएंगे आप मुझे? जो मारने वाले हैं वो कौन लोग हैं? दहशतगर्द है ना, इस देश के लिए खतरा है ना। दहशतगर्द हैं, अब बिल्कुल हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर
ठीक 2 किलोमीटर दूरी पर आर्मी के कैंप पर कुछ दिन पहले जो है वो 2 लोगों को मार दिया गया। अभी तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई है। ठीक है, इस बीच में जरा तस्वीरें भी दिखा दूं। शौकत अली जी, एलजी मनोज सिन्हा मिलने पहुंचे हैं पीड़ित परिवारों से, और देखिए जो भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, उन्हें लोगों ने घेर रखा है, उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं और वो लोगों को सांत्वना भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं, ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कब सुरक्षित होंगे कश्मीर में हिंदू, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक टारगेट किलिंग का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वकार भट्टी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वकार जी, जिस तरीके का नरेशन किया जा रहा है इस घटना का, क्या ये सही है? क्या ये कह देना कि देखिए मृत्यु तो मृत्यु है, चाहे किसी की भी हो, ये भूल जाएं हम कि वो टारगेट बनाकर किया जा रहा है, उनका धर्म देखकर किया जा रहा है? जी, पहले तो मैं ये ज़रूर आपको कह देना चाहता हूँ, सियासी जमातों का काम है सियासत करना, और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं उस तरीके से अपनी बात यहाँ रखूँगा। यहाँ शौकत भाई भी बैठे हैं, बीर जोरी से हैं और मैं बीर जोरी से हूँ। मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर डंगरी आता है, और हम समझते हैं कि आज दिन तक रजौरी में, खासकर पीर पंजाल कश्मीर में रजौरी डिस्ट्रिक्ट आता है। रजौरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ हिंदू भी रहता है, जहाँ मुसलमान भी रहता है। और आज कितने साल हो चुके हैं, मतलब आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद, और कश्मीर में इतने हालात ख़राब होने के बाद भी कभी भी वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच कोई भी दंगे फसाद या ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक दूसरे के खिलाफ कभी हम लोग नफरत नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहाँ बजाजी वाला, ज्वेलरी वाला, करेना वाला हमारा रजौरी में हिंदू भाई है, और पूरा मुसलमान आके उन्हीं के साथ बिजनेस करता है, उन्हीं की दुकानों से ख़रीदता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस 1-2 महीने में, खासकर 370 के बाद रजौरी को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो रजौरी में आप कह रहे हो कि आधार कार्ड, वहाँ आधार कार्ड की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो रजौरी का एरिया है वो वहाँ हिंदू बेल्ट का ही है। तो वहाँ जाके अगर किसी हिंदुओं को मारा गया, 4 मारे गए, सुबह एक बच्चा आईडी ब्लास्ट में मारा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कि इसके ऊपर हाई लेवल की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो फेयर होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे किसका एंगल है, कौन है इसके पीछे। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि रजौरी में हिंदू मुस्लिम करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और इसको नाकामयाब करना हमारा ज़रूरी है, एजेंसियों का ज़रूरी है और अवाम का भी है। मैं रजौरी की अवाम से भी कहूँगा, यहाँ रजौरी के तमाम सियासी लोगों से भी कहूँगा, हिंदू मुसलमानों से कहूँगा कि अपना इत्तेफाक बना के रखें, इत्तेहाद बना के रखें, और जो भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी हम मजम्मत करते हैं, हर मुसलमान मजम्मत करता है, हर हिंदू, हर सिख ईसाई मजम्मत करता है। लेकिन एक सवाल मेरा बीजेपी से यहाँ आया है, बीजेपी की सरकार से है। बीजेपी सरकार 5 साल से जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है। एलजी साहब इनके, डीजी साहब इनके, आईजीपी इनके, एसएसबी इनके, सब का सब बाहर से ऑफिसर उठा के, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो या सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, पुलिस हो, सारे बाहर के वहां गए हुए हैं। उसके बाद भी आप हमसे सवाल पूछते हैं, मुसलमानों को पूछते हैं, जहादी इस्लाम को टारगेट किया जाता है। यह कहां तक जायज है? ये तो ज्यादती और जुल्म है कि आप मुसलमान को और इस्लामी जिहाद का नाम लेके यहां, मुझे लगता है कि जो ट्वीट ऐसे करते हैं, जो इस तरीके की स्टेटमेंटें देते हैं, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि वहां लोगों को रेडिकलाइज तो किया जाता है ना वकार जी, धर्म के नाम पर हो या किसी और चीज के नाम पर हो, रेडिकलाइज तो किया जाता है ना, और उसी रेडिकलाइजेशन का असर है जो हमें कश्मीर में देखने को मिलता है। मैं आपके पास आऊंगी शहजाद, आपका भी रिएक्शन, उससे पहले एक रिएक्शन में ललित जी का ले लेती हूँ। ललित जी, जिस तरीके की बात हो रही है, क्या वाकई में इस घटना में ये एंगल देखना गलत है कि जो मारे गए वो हिंदू थे या नहीं थे? मैम, डिनाइल में कब तक रहेंगे आप? गजवा हिंद की लड़ाई 1000 साल पहले शुरू हुई थी। बस अभी उसका जिक्र हुआ, 700 साल से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, कश्मीर के अंदर 7 बार पलायन होना पड़ा। वो किसके नाम से हो रहा? वो इस्लाम के नाम से हो रहा। और गजवा हिंद की लड़ाई बहुत बड़ी जीत थी जब 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तानी लोगों ने लाखों की तादाद में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया। ये गजवा हिंद की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कश्मीर एक हैंगिंग फ्रूट था। किस वजह से? 370 और 35 एक ही वजह से पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था। और मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, उनकी नजर कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। वो वक्त का कोई उनका तकाजा नहीं है। आप चाहे कश्मीर स्थित जिहादी हो, पाकिस्तानी जिहादी हो, और खाली पाकिस्तानी जिहादी नहीं है, वहां पे दुनिया भर के जिहादियों का जमावटा है जो लड़ते हैं वहां पे। 32 साल से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, और वहां पे आप जानती है जैश-ए-मोहम्मद और जितने भी वहां पे लश्कर-ए-तैयबा,
उनके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हो गए अफगानिस्तान के अंदर। ये बार बार कह रहे हैं मुसलमान भी मर रहे हैं। कौन मुसलमान मरता? लेफ्टिनेंट फयाज मरता, मेरा हीरो है। वो क्यों मरता है? वो इसलिए नहीं मारते कि क्योंकि वो मुसलमान है, वो इसलिए उसको मारते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी है और काफिर है। उनके लिए तकफीरी है, कश्मीरी जहाद के अंदर आए हुए हैं। जो मुसलमान वहां पे मरता है इसलिए कोई भी नहीं मारता क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको भी काफिर समझते हैं। लेकिन जो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, यहाँ पे रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। जहां तक ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं आप लोग, पीडीपी का बार बार बता रहा हूं, आप इनसे जो प्रश्न पूछते हैं ना, आप इनकी औकात तो देखिए। इनका जो पीडीपी का जो डॉक्यूमेंट है ना, जो इनका सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर सबसे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जॉइंट कंट्रोल होगा। आप समझते हैं उसका मतलब? ये जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान से अगेंस्ट क्यों बोलेंगे ये लोग? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोबारा बता रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लोकसभा में बारामूला से उनका एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट, उसने जम्मू कश्मीर असेंबली में, चलती असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। बाहर पत्रकारों ने पूछा क्यों किया? बोलते मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। अरे इन सब का रिश्ता पाकिस्तान से क्या है? वकार जी जल्दी से, फिर शहजाद जी बहुत ललित जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब देता हूं। ललित जी ने फिर वही लाया, इस्लाम, जहाद और मुसलमान और हिंदू। मैं इसको चाहता हूं कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते रजौरी में कोई हिंदू मुस्लिम लेके अपनी मानसिकता लेके आए। अब मैं एक चीज कहूंगा, बीजेपी ने 370-35 खत्म किया था, तो बीजेपी ने बोला था कि नया कश्मीर, हमें नया कश्मीर में, आज नए कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम नया कश्मीर, आज पीर पंजाल, जहां पीसफुल था, जहां कुछ भी नहीं था, ये तो पीर पंजाल रजौरी में आप हमले हो रहे हैं। तो आपने कौन सा नया कश्मीर दिया? आपने तो पूरे जम्मू कश्मीर को आज आग में डाल दिया है। चलिए शहजाद जी इस बात पर जवाब देंगे। शहजाद जी, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली थी कि आप एक कश्मीर को अमन वाला प्रदेश बना देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी कम से कम नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जो 700 साल से चलता आ रहा है उसका कोई निवारण 3 वर्ष में मिल जाए, ये बड़ी बेईमानी होगी। और दूसरी बेईमानी जो ललित अंबरदार जी बोल रहे थे, ललित जी मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा, फिर आप भी बोलिए। देखिए, ये सबसे बड़ी बेईमानी पता है क्या है? और मैं खुद एक मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ प्राची जी, गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस विषय को कहना कि सारे लोग मारे जाते थे। देखिए प्राची जी, जब हॉलोकॉस्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे जर्मन नॉन जूस भी मारे गए, पर क्या आप कहेंगे कि हॉलोकॉस्ट नॉन जूस के खिलाफ हुआ? हॉलोकॉस्ट जूस को टारगेट करके ही हुआ। उसी प्रकार से जो आज हम कश्मीर घाटी में देख रहे हैं, या जो लगातार 700 वर्ष से चलता आ रहा है, वो इस्लामिक जिहाद कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ ही है। और इसको नकारना, इसको अगर आप एक सेकंड रुक जाइए, इसका एक्सेप्टेंस अगर नहीं होगा तो रिपेंटेंस नहीं होगा, और रिपेंटेंस नहीं होगा तो रिहैबिलिटेशन नहीं हो सकता। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। ये वही मंडली है ना, हिंदू टेरर तो बड़े आसानी से एक केस साबित नहीं हुआ है, हिंदू टेरर होता है। 100 करोड़ हिंदू टेरर होते हैं, परंतु केस आफ्टर केस जहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इस्लाम के नाम पर आईसिस के झंडे लहराकर यह आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है, तो यह इस्लामिक जिहाद नहीं होता। सुन लीजिए प्लीज, इसको बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आपकी भी बारी आएगी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। 70 वर्ष से हम इस नासूर को भुगत रहे हैं। आज सवाल पूछा जाना चाहिए, ये कह रहे भारतीयों की बात होनी चाहिए। अरे भाई, जब 370 से हटाया और दलितों को वहां पर अधिकार दिया, महिलाओं को वहां पर अधिकार दिया, भारतीयों को डोमिसाइल का अधिकार दिया, भारतीयों को जमीन खरीदने का अधिकार दिया, किसने विरोध किया? जब आज डिलिमिटेशन की बात हुई, भारतीयों के लिए अधिकार आ रहा है, किसने विरोध किया? डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन की बात हुई, भारतीयों को अधिकार मिल रहा है 3 परिवार के अलावा, तो किसने विरोध किया इसका? अब भारतीयों पर आ गए। अरे वाह वाह वाह, भारतीयों पर आ गए। तो बताइए कि जब आईसिस का झंडा लहराता था, ये पूरी मंडली कोई आवाज नहीं, और तिरंगा लहराने लगा तो यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा तिरंगा अगर लहराएगा तो कंधा नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं, एनसी के लोगों ने कहा कि चीन की सहायता के साथ हम मिलकर 370 को लागू करेंगे फिर से, ये कहते हैं। माफ कीजिएगा शहजाद जी, इस वजह से तो आप ही को चुना ना जनता ने, आपको पूरा बहुमत दिया, चूंकि आपने भरोसा दिया। अब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप तमाम बातें कर रहे हैं, मैं जवाबदेही के लिए भी आया। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग है, जवाब देने के लिए ना, जब से शुरू हुई है, एक एक करके कभी टीचर को निशाना बनाया जाता है, कभी मासूम बच्चों को।
बिल्कुल आपकी बात भाई जवाब कम दे रहे हैं, दूसरों का निशाना ज्यादा मार रहे हैं। एक सेकंड वकार जी, इसका जवाब आने दीजिए। आपको भी समय मिलेगा, आपको भी समय मिलेगा, आपको समय मिला, लेकिन जवाब दीजिए, इधर उधर घुमाइए मत। प्राची जी, बीजेपी का काम है घुमाना, घुमाइए मत। देखिए, हालांकि आंकड़े देना बड़ा ही एक तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा तरीका नहीं होता, परंतु मैं पूछना चाहता हूं 2010 से 13 4700 टेरर इंसिडेंट होते थे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 303 वर्ष में 721 हुए। एक भी नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है एक भी नहीं होना चाहिए। पहले जो टेरर हॉटस्पॉट हुआ करता था, आज वो टूरिज्म हॉटस्पॉट। सबसे ज्यादा अगर सैलानी जम्मू कश्मीर आए तो 2022 के वर्ष में आए। 15,000 करोड़ का निवेश 70 वर्ष में हुआ जम्मू कश्मीर में। पिछले 3 वर्षों में एब्रोगेशन के बाद 56,000 करोड़ का निवेश हुआ। कहां हुआ? एक सेकंड, जो पहले SC/ST एक्ट लागू नहीं होता था, RTI लागू नहीं होता था, RT लागू नहीं होता था, ये सारी चीजें नहीं। एक सेकंड नहीं बदला दोनों तरफ से कैसे, गोली नहीं चाहिए। मुझ पे कम से कम एक एक करके हम लोग जवाब देते हैं। मेरे सवाल का जवाब आने दीजिए, लेकिन इससे ये फैक्ट भी खत्म नहीं हो जाएगा ना कि अभी भी वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू हैं, वो डरे हुए हैं। जो जॉब आपने लगवाई है, वो जॉब पर जाने को तैयार नहीं है। प्राची जी, जो 700 वर्ष से एक सोच चली आ रही है, क्या 3 वर्षों में उसका खात्मा होगा? बिल्कुल नहीं, मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूं। परंतु मैं ये भी पूछ रहा हूं कि आज जब 370-35A को हटाने के बाद, जब बहुत सारे पैमाने अगर आप उठा के देखें, वहां पर जब सुधार हो रहा है, जब DDD आ रहा है और PPP हट रहा है, पाकिस्तान परस्त पॉलिसी हट रही है और डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट सारी चीजें आ रही है, तब उसका विरोध करने वाले लोग जो इकोसिस्टम ऑफ टेरर तैयार करते हैं, आज मेरा उनसे एक ही सवाल है, यासीन मलिक को टेररिज्म के लिए कन्विक्ट किया गया। वो नहीं कहते शहजाद जी, वो नहीं कहते, ये उनकी दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूं ना, नहीं उनकी दिक्कत नहीं है। पूछा जाएगा क्योंकि आप सरकार में हैं, आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। प्राची जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मुझे एक वाक्य तो कहने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, यहां पर भारतीयों की बात की ना, वक्कार भाटी ने, मेरे भाई है वक्कार भाटी, भारत की कोर्ट ने यासीन मलिक को कन्विक्ट किया। यासीन मलिक को आतंकवादी मानते हो? ये भारतीय की बात करते हैं, इनकी बातों को, इसकी चिपड़ी चुपड़ी बातों को मानने का भूल मत कीजिए। मैं भारतीय मुसलमान हूं, मैं इनको पहचानता हूं। इनके लिए इस्लामिक जिहाद का बचाव करना बहुत अनिवार्य अंग है इनका। किया जा सकता है, इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अभी भी वहां पर जो हिंदू हैं वो परेशान हैं, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, दहशत में लाया जा रहा है। और धर्म के आधार पर, धर्म के ही आधार पर। जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए आज आतंकवादियों का एक एक करके निपटारा कर रहे हैं। आज इसीलिए बुरहान वानी को लेकर बुरहान क्यों, हिजबुल मुजाहिदीन हो, बुरहान वानी हो, जो वहां के जो आतंकवादी हैं, उनको मारने का काम हमने किया है। परंतु जब भी ऑपरेशन चलाया जाता है आतंकवाद के खिलाफ, उसका बचाव कौन करने आता है? सुन लीजिए ना वकार जी, शहजाद भाई सुन लीजिए। आपने आज मैं पहली बार पूरे भारत की आवाम सुन रही है और इंडिया टीवी के से जो आज सवाल आए हैं बीजेपी के लिए, और मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज बीजेपी से सवाल जो मीडिया ने किए हैं और करने चाहिए, हर एक मीडिया वालों को करने चाहिए, क्योंकि 5 साल से जम्मू कश्मीर पे ये रूल कर रहे हैं। सुनिए, बुरहान वानी आतंकी है सर, आप बार बार बुरहान वानी के ऊपर चले जाओगे, बताइए यासीन मलिक के ऊपर चले जाओगे, सोच को खत्म करना एक बार नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, पर ये सोच ऐसे खत्म नहीं होगी। 700 वर्ष पुरानी। सुनिए तो सही, सुनिए, बुरहान वानी की बात करें या अफजल गुरु की बात करें या यासीन मलिक की बात करें, अभी फिलहाल जो बात हो रही है वो रजौरी की हो रही है। रजौरी में जो लोग मारे गए हैं, जो उसके ऊपर हो रही है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। बात करें कौन सी सोच रजौरी में है, बुरहान वानी वाली सोच है, रजौरी की सोच है, अफजल गुरु वाली सोच है, यही सोच है जो 700 वर्ष से चली आ रही है। आपके लिए कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है, हम उस वहां की जगह का डेमोग्राफी को बदला जाए, वहां पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जाए। चलो मैं यही वो सोच से कहता हूं, चलो मैं बीजेपी की सरकार से आज चैलेंज करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक वकार एच भट्टी और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, नौजवानों की तरफ से आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, कश्मीर में जो किलिंग हो रही है, अगर नहीं, आपको अभी भी डाउट है, बताइए। इनको पाकिस्तान है, इस पर भी डाउट है, बुरहान वानी आतंकी है, इस पर भी डाउट है, यासीन मलिक आतंकी है, इस पर भी डाउट है। बताइए इलाज कैसे किया जाए ऐसी सोच का। ललित जी, जो बातें शहजाद जी कह रहे थे कि हमने डेवलपमेंट किया है, हम निवेश लेकर आ रहे हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो उपलब्धियां सरकार गिना रही है, क्या इन उपलब्धियों से वहां के हालात बदल रहे हैं और जो डर जिसका बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ वो खत्म हो रहा है? मेरी बात को मिसकोट कर रही है, मैंने ये बात नहीं कही, मैंने कहा कि सोच जो 700 वर्ष समझा देता हूँ, कश्मीर जहां कोई डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। कभी एनसीपी या पीडीपी ने या जिहादियों ने, हुर्रियत ने बोला कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रही है। कश्मीर का मुसलमान हिंदुस्तान के एवरेज बाकी हिंदुस्तानियों से हमेशा अच्छी तरह से रहा है। ये हिंदुस्तान ने वहां पे इंश्योर किया हुआ पिछले 70 साल से।
ये दूसरी बात है। डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं मैम वहां पे, ना ही टूरिज्म की प्रॉब्लम है। मैंने अफगानिस्तान काबुल के अंदर फिल्म देखी है जब बाहर जहादी एक दूसरे को मार रहे थे वहां पे मैम। कश्मीर जहाद उसी जहाद का एक हिस्सा है। ये जो जम्मू में जम्मू जो है बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, शांति से वो आपकी सुन रहे थे, बीच में मत बोलेगा, आवाज कट जाएगी। प्लीज बोलिए ललित जी। जो बहुमूल मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, पिछले 32 साल से कोशिश हो रही है वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जाए। भद्रवाह किश्तवाड़ में हुआ। तो आप इनकी डेमोग्राफिक चेंज देखिए, पुंछ और राजौरी की 80 के दशक से आज तक लगभग 20 से 25% कम हो गई है। आप जानते हैं कि वहां पे उनकी कोशिश है कि अपना कश्मीर जहाद के जो जहरीले इस्लामिक टेंटिकल्स को फैलाने के लिए, लेकिन जम्मू के डोगरा लोगों ने उसको रेजिस्ट किया हुआ। ये जो आप यहाँ बैठे हुए कश्मीर के नहीं है, ये इसी इलाके के हैं, डोगरा है। अपनी बारी पे काउंटर कर लीजिएगा, रुक जाइए। अब तक और आपने डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई थी, इसीलिए बनाई थी ताकि वो जिहादीज को लड़े, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इन पीडीपी एनसी ने मिलकर वो उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि वहां पे हिंदू क्यों अपने आप को डिफेंड कर सके। पलायन हुआ था किश्तवाड़ और भद्रवाह से। जम्मू के अंदर, जम्मू के इलाके में बार बार बता रहा हूं, मुस्लिम बहुमूल क्षेत्रों में हिंदुओं को टारगेट किया गया, और ये वही जगह राजौरी और पुंछ का भी इलाका वही में आता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अपनी सरकार को ये समझना पड़ेगा, जिहाद एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान के अंदर रूसियों ने 10 साल इन्वेस्टमेंट की, अमेरिकन ने 20 साल इन्वेस्टमेंट की। भारत ने उनके लिए पार्लियामेंट बना दिया जहां पे शरिया के लॉ पास होते हैं काबुल के अंदर के लड़कियों को, 12 साल की लड़की के ऊपर घर से बाहर जाएगी, उसको कोड़े पड़ना चाहिए, जिसको वेलकम किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी ने। ये फ्रीडम फाइटर से तालिबान को वेलकम किया था। वहां कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। तालिबान तो फिर तो सूफी हो गए अगर वो वहां पे मुसलमान को मार रहा है। तो ये मत भूलिए कि जहां पे जिहाद की लड़ाइयां हैं, तकफीरी डिसाइड करता है ये मुसलमान है या नहीं है, वही तकफीरी कश्मीर के अंदर आया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी सरकार जी यहाँ मतलब इस बात से नहीं कि किसने मारा, यहाँ बात किसने विलन बनाया, किसने विलन बनाया? विलन कोई नहीं बना रहा। सवाल उस बात को लेकर है कि आप अगर चुन चुन के ढूंढ के हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो सवाल उस बात को लेकर है। और आप लोग ही कह रहे हैं ना, एनसीपी कह रही है और इसके साथ ही साथ पीडीपी कह रही है कि इसमें हिंदू मुसलमान करना गलत है। अरे ये एड्रेस करना क्यों भूल जाते हैं कि जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू हैं? आप ये एड्रेस करना क्यों भूल जाते हैं? उसको भी बोलते हैं हिंदू मुसलमान। देखिए मस्जिदों से जब नारे गगन भगत कब नारे लगे मस्जिद से? गगन भगत जी आप पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये समस्याएं आपकी देन है। बार बार शहजाद जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी 3 बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं 3 बात कहना चाहता हूँ शहजाद जी से। सबसे पहली बात, हिंदुस्तानी मरा है, पाकिस्तान इसके पीछे है, और जम्मू कश्मीर में ऐसी हत्याएं ना हो, इसके लिए भाजपा और केंद्र सरकार का क्या अगला कदम होगा? नंबर 1। नंबर 2, भारत में रहकर संविधान के तहत जो भी कोर्ट किसी को भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे बुरहान वानी हो, किसी को भी सजा मिलेगी तो हम उसको आतंकवादी जरूर मानेंगे। और नंबर 3, ये जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर एक्टिविस्ट लेके आए हैं, 500 रुपया में 100 रुपए काटिए, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। गगन भगत जी आप किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। आपके ऊपर अगर कोई सवाल खड़े कर दे तो आप कौन होते हैं बताने वाले? हर चैनल पे जाके आप कौन होते हैं गगन भगत जी बताने वाले? आप कोई नहीं होते हैं सर। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, आप मेरे मेहमानों के ऊपर सवाल उठाएंगे ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आप अपनी बात करिए ना। आप बताइए आप क्यों कह रहे हैं बार बार कि इस देश में नफरत है और नफरत का नतीजा कश्मीर में देखने को मिल रहा है? ठीक है, 400 रुपए दीजिएगा, 500 मत दीजिएगा। हर चैनल पे पहुंच के ना बकवास करते हैं, ऐसे मिसलीड करते हैं। जो मरे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग मरे, उसके बारे में बात करिए। शरिया की कौन सी बात है? कहां अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं? एक सेकंड ललित जी, एक सेकंड रुकिए, मुझे गगन जी से जरा प्लीज बात करने दीजिए। गगन जी पहले आप सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये कि आप किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये आप मुझे बता दीजिए इसका मतलब क्या है जो आप लोग कह रहे हैं कि इस देश में नफरत का माहौल है, इसी वजह से कश्मीर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप साथ दे रहे हैं क्या? आप समर्थन नहीं कर रहे? आप उन लोगों को क्या हिम्मत नहीं दे रहे? ये लोग ड्रामे कौन से एक्टिविस्ट? आप पहले सुनिए गगन भगत जी प्लीज, पहले सवाल को सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप अगर डिरेल करेंगे और मेरे किसी मेहमान पर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी सर, सॉरी।
प्राची सुनिए मेरी बात, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। कश्मीरी पंडित और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय क्यों में बैठे हुए हैं, वहां के लिए क्या कर रही है, कौन से एक्टिविस्ट हैं, मुझसे पूछता हूं तुम्हारे लीडर मेरा नाम जानते हैं, उनकी बोलती बंद होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी। मैं प्राची जी आप अभी अपने स्टाफ से पूछे, इंडियन टेलीविजन में ITV आपकी नेशनल आपकी चैनल ने मुझे आज तक 1 रुपया भी दिया है। आई वांट यू टू मेक अ स्टेटमेंट। प्राची जी हमें किसी को डिफेंसिव पे नहीं लाना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों को जिन्होंने भुगता है। टीवी ने मुझे 1 रुपया भी दिया ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है कि ललित अंबरदार को यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना पड़े, ऐसे ये बहुत गलत बात। उनके आरोप बेबुनियाद हैं, उनके आरोप बेबुनियाद हैं, और ये इंडिया टीवी पर हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं और अभी भी क्लियर करें कि अगर आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो ये आपकी खुद की टिप्पणी होगी। गगन जी आप सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नेता ने जो बयान दिया आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप पर्सनल होकर डिरेल कर रहे हैं चर्चा को। प्राची जी मुझे लगता है, प्राची जी मैं क्या गगन जी देखिए इस प्रकार गगन जी प्लीज थोड़ा सा शांत रखिए। और ललित जी आप देखिए 1 सेकंड, पहले तो मुझे लगता नहीं कि जिसके परिवार को प्रताड़ित किया गया हो उसको उस व्यक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए जिसके पार्टी के नेता कहते हो कि भारत की सेना आतंकियों का मुकाबला नहीं कर सकती, उसका सर्टिफिकेट चाहिए जिसने कहा हो कि चीन की मदद से 370 लागू करेंगे। सिर्फ जीना यहां मरना यहां गाकर काम खत्म नहीं होता। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा कि POK को भूल जाओ, पाकिस्तान ने, हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, चूड़ियां नहीं पहनकर रखी है, ये उनका वक्तव्य है फारूक अब्दुल्ला का। वो नेता अगर आकर यहां पर ललित अंबरदार जी को सर्टिफिकेट दे तो मुझे लगता है कि उनकी सर्टिफिकेट की किसी को आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बड़ी व्यापक तौर पर बात करना चाहता हूं, जो ललित जी ने कहा गलत क्या कहा भाई। इराक, ईरान, लिबिया, सूडान, सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर सब मुस्लिम बाहुल है, कहीं पर भी अमन शांति नहीं है। वहां पर कौन हिंदू है, वहां पर कौन सी RSS भाजपा है, वहां पर कौन सी तथाकथित डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है भाई, वहां पर क्यों शांति नहीं है। ये सोच मूलतः जो सोच है जिसकी वजह से डेमोग्राफिक जिहाद कश्मीर में 700 वर्ष से चलता आ रहा है, जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे, बीच में प्लीज मत बोलिए। वक्कार भाटी जी मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड, उसके बाद बोलिए। क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है, मुझे बोल देना तो दीजिए। क्या करोगे, क्या तरीका है, ये डिबेट मैं फिर आप ही के पास आ रही हूं। डेमोग्राफिक जिहाद से डिबेट जिहाद भी शुरू हो चुका है। तीसरी बात, अब तीसरी बात इन्होंने पूछा कि क्या जवाब दें। देखिए गगन जी आप ही से संवाद कर रहा हूं, कृपया करके सुन लीजिए। गगन जी आप ही से संवाद कर रहा हूं, कृपया करके सुन लीजिए। जब उरी हुआ, आप अपनी बात करिए, वो नहीं सुनेंगे, यही उनका तरीका है, वो नहीं सुनेंगे। बोलने अगर ना मिले तो मुझे आप बुलाने का क्या मतलब बनता है भाई। देखिए उरी हुआ, उसका माकूल जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के साथ दिया गया। पुलवामा हुआ, उसका माकूल जवाब बालाकोट करके दिया गया। और कौन करता है पैरवी की, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। मैं आज पूछना चाहता हूं कि गगन जी के नेता या PDP के जो नेता है वो जाते आतंकियों के नमाज जनाजा पर एक बार बताइए कि गए हो जब औरंगजेब ने अपनी जान दी, राइफलमैन औरंगजेब ने, जब लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने अपनी जान दी देश के लिए। उनके आइकॉन ये नहीं है, उनके आइकॉन अफजल गुरु और यासीन मलिक है। और यही मूलतः जो सोच है उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति उनको आतंकी भी नहीं कह सकता, इस्लामिक जिहाद हो रहा है ये भी नहीं मान सकता। और फिर ये कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ रहना चाहते हैं। सर देखिए ये सारी बातें आप PDP NC से पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे जो सवाल है, आपसे जो सवाल है उन बातों के जवाब मुझे नहीं मिल पाए हैं। ये अगर पुरानी सोच है शहजाद जी तो इसे हिट करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने सपने दिखाए थे ना कि 6 महीने में खत्म कर देंगे आप ये प्रॉब्लम। दे देंगे मुझे जवाब देने के लिए। इसके अब मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पूछ के आप आगे बढ़ जाएंगी तो कैसे होगा सवाल का, क्योंकि उससे पहले आप सिर्फ गोल-गोल घुमा रहे हैं। आप देखिए प्राची जी, मैंने कई ऐसे पैरामीटर गिनवाए जिसपे कि इंप्रूवमेंट हुआ है, पर केवल पैरामीटर गिनवाने से ये इंप्रूवमेंट और ये समस्या का हल नहीं होने वाला जब तक सोच पर चोट नहीं होगी। और इसीलिए आज हम सोच पर चोट के लिए बैठे हैं। पर यहाँ पर जो व्यक्ति इस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो तो बचाव कर रहे हैं, वो तो कह रहे हुआ ही नहीं है ऐसे। शौकत अली जी, हिंदुओं को मारा ही नहीं जा रहा। शौकत अली जी, ये जो डिनायल मोड है इसमें कब तक रहेंगे आप लोग? एक्सेप्ट तो करेंगे ना, अगर सामने प्रॉब्लम है तो ये तो देखेंगे ना कि बीमारी क्या है। बात नहीं है, नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत बड़ा नंबर जो है वो बीजेपी को दिया है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की सरकार ने कोई वाजिया पॉलिसी नहीं अपनाई है, जिसकी वजह से आज ये चीजें जो है ये देखने को मिल रही हैं। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप अपनी पॉलिसी को चेंज करें और आप वाकई में इस मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने का तरीका ढूंढिए और लोगों को गुमराह मत करिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने 4 साल 5 साल दिए हैं तो आप हमें यह बता दीजिए कि आपने कितने % इस पर काम किया है। आप कब तक लोगों को जो है वो इस तरह की चीजें बताएंगे जिससे लोग जो हैं वो
आपकी पार्टी के साथ जुड़े रहे और आपको पावर में रखें। आप कितनी देर जो है इन चीजों को कम्युनलाइज शौकत जी मुझे सुनेंगे एक सेकंड शहजाद जी, शौकत जी एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे अब। शौकत जी आप अननेसेसरी बोलेंगे तो नहीं हो पाएगी, चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है सर, मुझे बस उसी बात का जवाब जानने दीजिए। आप ही ने कहा कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है बीजेपी के पास जिससे वो जम्मू कश्मीर को सुधार सके। आप विपक्ष में हैं, आप भी तो ये काम कर सकते हैं, बैठे हैं शहजाद पूनावाला जी मेरे साथ, आप इनको सजेशन दीजिए। आपकी नजर में क्या चीज आप कैसे सुधार सकते हैं ताकि ये जो सोच है, ये जो नफरती सोच है वो खत्म हो जाए। एक सजेशन दीजिएगा जरूर प्लीज शहजाद जी को। शौकत अली जी बताइए क्या क्या सुधर सकता है, कैसे सुधर सकता है? नहीं, मेरी सजेशन ये है कि क्या इस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए आपके पास वाजिया पॉलिसी नहीं है तो आप नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप पॉलिसी बताइए। आप पॉलिसी बताइए, सवाल मत पूछिए। एक सेकंड, आप पॉलिसी आप सजेशन दीजिए सर। नहीं है, आप एक बार सजेशन तो दीजिए। शहजाद जी अगर नहीं माने इस चर्चा में तो कहिएगा, आप सजेशन दीजिए पहले। आप हाँ मैं दे रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का आइडिया निकालिए और उस आइडिया को आगे चलाइए। ये डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में अमन भी आएगा, तरक्की भी होगी। प्राची जी अब मैंने सुन लिया है, मुझे इसका तुरंत जवाब देने दीजिए। जल्दी से दीजिएगा, वकार भाटी से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वकार जी बोले और कुछ नहीं होने वाला है। प्राची जी जो लोग, अब मैं बोलूं भाई साहब, पीडीपी के भाई साहब बोल दूं मैं थोड़ा सा। शौकत जी, प्राची जी आपकी अनुमति। और आप इस तरह शौकत जी अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं अब ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप बीजेपी के जो सवाल आपने पूछे अब उसका जवाब आप सुन लेंगे शांति से, बहुत जल्दी से बोलिए। वकार भाटी भी 30 सेकंड देंगे मुझे। प्राची जी उनके बाद जवाब ही कोई नहीं होगा, जवाब अरे ये भी आप थोड़ा डिसाइड करेंगे। नहीं होगा, खत्म हुई डिबेट में, नहीं होगा अगर इनके पास कोई जवाब तो मैं इनसे लगातार सवाल पूछूंगी। शहजाद जी क्या पॉलिसी है आपके पास बताइए। इसका जवाब दूंगा अगर 4 लोग मुझे मिलकर बोलने दे तब तो मैं बोलिए। आप बोलिए शौकत अली जी प्लीज बोलिए। इधर से भी हमला हो जाएगा। देखिए प्राची जी, पहले तो जो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं कि ये इस्लामिक जिहाद हो रहा है कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर मारने के लिए, तो उससे तो सजेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर हमारी पॉलिसी है कि हम 370 और 35 से हटाकर वहां पर मजबूत एक सरकार का और प्रशासन का वहां पर एक चेहरा दिखाएंगे। हमारी पॉलिसी है कि हम आतंकवाद पर, अगर पाकिस्तान बेचता है, आतंकियों को बेचता है तो उनको चुन चुन कर मारेंगे। हमारी पॉलिसी है कि 4000 आतंकी घटनाएं होती थी, उनके आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करके हम एक एक करके वहां पर आतंकवाद की घटनाओं को कम करेंगे, पत्थरबाजियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है कि कश्मीरी पंडितों को जो चुन चुन कर मारते हैं, अरे भाई बीच में बोलना बंद कीजिए। अब हमारी पॉलिसी है कि फिर आपको सुनना नहीं है, फिर मैं कहूंगी हमारी पॉलिसी सुनना नहीं चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी है प्राची जी, हमारी पॉलिसी है कि अलगाववाद के लिए जो पैरवी करते थे यासीन मलिक से लेकर जमाते इस्लामी हुर्रियत, इन पर एक्शन करे। हमारी पॉलिसी है कि सलाउद्दीन के बच्चों को जो नौकरियां सरकारी मिलती थी उनके नौकरियों को खत्म करे। हमारी पॉलिसी है कि बुरहान वानी को आतंकी और ऐसे आतंकियों को नस्तानाबूद करे। ये हमारी पॉलिसी है और वहां पे आर्मी को रखकर हमारी पॉलिसी है कि आतंकवाद का पॉलिसी बता रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, क्या इनकी पॉलिसी है कि ये आतंकवादियों को आतंकी मानना? सरकार में तो आप है ना, अभी आपसे सवाल। अरे भाई मैंने तो आपको मेरी पॉलिसी बताई है, कम से कम आतंकियों के जनाजे पर जाना तो बंद करें, ये आतंकियों को मानना तो बंद करें। आप सुन लीजिए, जो पॉलिसी बता रहे हैं शहजाद जी उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं क्या? की बात मैं बीच में नहीं आया तो अभी मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ और पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि जम्मू कश्मीर में ये गोली खत्म हो जाए, गोली बंद हो जाए। और जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पाकिस्तान इस्लामाबाद में लोग अच्छे से जीते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। सुनिए ना पहले पूरी, मैंने सुनिए ना, फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ, लास्ट पे आने दीजिए ना, फिर बात का मजा नहीं आएगा। बात का मैं बताता हूँ ना किसने चलाई गोली किसने चलाई, कहाँ से चलाई। सुन तो लीजिए मेरे भाई, मेरे सुन लो लीजिए ना। अब सरकार है, सुनने का रखिए इतना। आतंकी गोली चलाएगा तो उसकी गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, पूरा पॉइंट समझो ना। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और उसका जवाब बीच में आगे ना, बीच में मारकर ही दिया जाएगा। गोली का जवाब गोली नहीं होता। 10 मिनट में सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। मैं चाहता हूं और पूरा जम्मू कश्मीर का नौजवान चाहता है कि एक पीसफुल तरीके से जम्मू कश्मीर के मसले का हल किया जाए। और 1947 से पहला जम्मू कश्मीर, पहला कश्मीर एक बार अगर मिल हो जाएगा गठा,
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ उसके बाद कोई गोली चलेगी। 1947 वाला कश्मीर एक बार दोबारा होना चाहिए, और उसके लिए चाहे आप पाकिस्तान से बात करें चाहे युद्ध करें, कश्मीरी हर दो चीजों में तैयार है, क्योंकि कश्मीरी मर रहा है, कश्मीरी नौजवानों की जानें जा रही हैं, और हम चाहते हैं इस मसले का एक ही बार निपटारा होना चाहिए। रोज की गोली से बेहतर है कि एक ही बार मसले का हल हो जाए। तरीका मुझे बताइए कि जिन लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, जिनके दिमाग में नफरती सोच भरी जाती है, जिन बच्चों के हाथ में कलम की जगह पत्थर थमा दिया जाता है, कैसे उससे लड़िएगा आप, बताइए। बिल्कुल उसी 30 सेकंड में मैं आ जाता हूं सर। आज दिन तक 30 साल से, खासकर मैं 90 के बाद की बात करूंगा, तो हमारे सब धोखे तो हुए हैं ना मैडम जी। क्या धोखा हुआ? धोखा ही तो हुआ है ना। हम इंसाफ मांगने जाते हैं तो हमें पीएसए लगा दिया जाता है, हम आवाज उठाते हैं हमें यूएपीए में अंदर डाल दिया जाता है, अगर हम तो बाहर निकल के मिलते हैं पैनल चल जाता है। क्या करें हम? किसके पास जाए? वो जो कश्मीर में घरों में जाकर टारगेट किलिंग हो गई, आपको वो नजर नहीं आता है, उसमें आपको धर्म नजर नहीं आता, आपको अपनी बातों में धर्म नजर आता है। यही तो नैरेटिव है सेलेक्टिव। ललित जी इंतजार करें, ललित जी इंतजार करें। आपके चैनल के ऊपर नैरेटिव कैसा बिठाया जा रहा है, क्योंकि 70 साल से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इनका मतलब ये हम कौन कह रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बोलिए, जो बेचारे कश्मीर से जम्मू में बोलिए, उनके लिए बोलिए कश्मीरी पंडितों के लिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, पीडीपी से पूछ रहा है, आपका जो सेल्फ रूल है जिसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान का भी कंट्रोल होगा कश्मीर के ऊपर, क्या वो जायज है? दूसरा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैठे हैं, आपने अकबर लोन को जब उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, आपने उसको असेंबली से पार्लियामेंट में भेज दिया। तीसरी बात, मैं शहजाद से पूछना चाहता हूं, शहजाद जो आप अभी बोल रहे हैं, काश आपका गवर्नर भी ये भाषा बोलता। वो वहां पे प्रताड़ित कर रहा है कश्मीरी हिंदुओं को, उनकी तनख्वाह बंद कर दी है कि कश्मीर में जाओ मरने के लिए, नहीं तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। एक बार भी नहीं बोलता। और वो ये जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, इनका जो नैरेटिव है कि वहां मुसलमान हिंदू नहीं हो रहा है, ये आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलता है। क्या वो आपका चुनावा नहीं है? आप सुनिए, नॉर्थ ब्लॉक की पॉलिसी जो पिछले 22 सालों से चल रही है कि कश्मीर को अगर अपने हिंदुस्तान के साथ रखना है तो कश्मीरी जिहादियों का समर्थन करना पड़ेगा, चाहे वो मेन स्ट्रीम के हो चाहे वो अंडरग्राउंड हो। आपकी पॉलिसी भी वही हो रही है, नॉर्थ ब्लॉक की पॉलिसी चल रही है कश्मीर के अंदर, और इससे मेरे नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो रही है। मेरे नरेंद्र मोदी जिसकी जरूरत इस देश को अगले 1000 साल की है। आप अपना गवर्नर बदल दीजिए, पॉलिसी बदल दीजिए। मिलिट्री प्रॉब्लम है जहां कि इससे पहले कि जम्मू में आग लग जाए। अलजी साहब ने जो बात कही है उन्होंने ठीक कही है। सरकार सवाल से हो रहे हैं ताकि समाधान निकले। रुकिए एक मिनट, सरकार से सवाल हो रहे हैं ताकि समाधान निकले। अगर इसमें अननेसेसरी हम अपना एंगल जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। उनको जम्मू इलाके में नौकरी दीजिए, वो क्यों मरना चाहते हैं? ठीक है ललित जी, मैं इन सवालों का जवाब ले लूं शहजाद जी से। उनको भेजना चाहता है शहजाद जी, देखिए आपकी सरकार है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आपसे शिकायत है, आपसे उम्मीदें हैं कि आप चीजें ठीक करेंगे। जो ललित जी ने बातें एड्रेस की, उन सवालों का जवाब देखिए। बहुत मरने के बाद आंसू बहाना, एक ग्लास देना और एक सिलाई की मशीन पकड़ाना बेवा को, वो जहाज के साथ लड़ाई नहीं है। ललित जी अब जवाब ले लेते हैं। हाँ। देखिए, ललित जी की बातों से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। ललित जी और मैं कोई दो साइड पे नहीं है, हम एक ही साइड पर है। ललित जी, आपको भी ये पता होगा कि बहुत सारे लोग डाउट करते थे 370 हटा के तो दिखाओ, हटा के तो दिखाओ। जब हटा दिया तब बोल रहे थे क्यों हटाया, क्यों हटाया। हमारी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस प्रकार के डेमोग्राफिक जिहाद जो 700 वर्ष से चलता आ रहा है, उसके खिलाफ हमारी स्पष्ट नीति है, और वहां पर सेना रहेगी, और सेना ही वहां पर अमन और शांति को स्थापित करेगी। सेना ही वहां पर अमन और शांति को स्थापित करेगी। इसमें भुलावे में मत रहना। जब तक कि एक आतंकी सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, जब तक कोई एक व्यक्ति भी होगा जो बुरहान वानी को अपना आइकॉन मानता होगा, तब तक वहां पर सेना रहेगी, तब तक वहां पर सेना रहेगी। आप इस भुलावे मत रहिए। पर दूसरी बात, प्राची जी, मैं से इतना पूछना चाहता हूं, भाई क्या तरीका है? आखिर में जाते जाते मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कितना वक्त लगेगा? आपने जो कहा कि तब तक हम काम करते रहेंगे जब तक एक हम सोच को खत्म नहीं कर सकते, कितना वक्त लगेगा? 1 सेकंड प्रकाश जी और 1 सेकंड शौकत जी, कितना वक्त? यही सवाल प्राची जी हमसे पूछा जाता था, यही सवाल पूछा जाता था। ललित जी 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे जवाब लेने दीजिए। कितना टाइम और लगेगा? फिर समय खत्म हो रहा है, जल्दी से बताइए। प्राची जी, जब तक देखिए, इंडिया टीवी ने आज तक मुझे कितने पैसे दिए? ठीक है ललित जी ठीक है, मैं उसमें नहीं पढ़ रही हूँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, जल्दी से बताइए शहजाद जी। चूंकि आपके चैनल के ऊपर बोला गया, इल्जाम दिया गया कि आप मुझे पैसे देते हैं।
आपके चैनल ललित जी उस बात को डिनाई कर चुके हैं। गगन जी को वो बात मैं बता चुकी हूँ कि आप पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे किसी पर भी। वो बात को मैं वहीं खत्म कर चुकी हूँ ललित जी। बिल्कुल, ये गगन जी का अपना स्टैंड था, इससे हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है। 10 सेकंड में बताइए, फिर समय खत्म। आपने मुझे पैसे दिए आज तक कभी, ये मुझे बता दीजिए प्लीज। 200 रुपए और काट लीजिए, ज्यादा ओवर एक्टिंग। गगन जी प्लीज आप यहाँ पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे। और देखिए इसी आरोप प्रत्यारोप में मुझे लगता है समय अब खत्म हो गया है। समय अब खत्म हो गया है मेरे पास। गगन जी आप डिरेल करने के लिए आए थे और इसीलिए आप पर्सनल टिप्पणी भी कर रहे थे। क्या आपका स्टैंड है, ये सबने देख लिया। अभी भी 10 सेकंड में बता दीजिए कितना वक्त और। प्राची जी, ये समय का नहीं, ये सोच का एक फंक्शन है। सोच बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी, आज का टेरर जो हो रहा है वो हाइब्रिड टेरर है। जो ऐसे दिखते हैं कि आतंकी नहीं है, वो बंदूक उठा के उन इलाकों में जाते हैं जो सेफ जोन भी माने जाते हैं और वहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ये समस्या रहेगी, और इसलिए सोच को एक्सेप्ट करें, उसके लिए रिपेंट करें और फिर ये हमसे जवाब मांगे। क्योंकि जब तक वकार भाटी ये मानने को तैयार नहीं कि ये बुरहान वानी आतंकी है, तब तक ये सोच समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।